लाख लाख लोग आकर फंस जाते हैं, इस शहर से दिल लगाकर फंस जाते हैं। शोला है या है बिजुरिया, मन की नगरिया, बम्बई नगरिया, पापा पम। शोला है या है बिजुरिया, मन की डगरिया, बम्बई नगरिया। कुछ याद आया? ये गाना था 2008-9-10 में एक फिल्म आई थी, टैक्सी नंबर 9211, स्टारिंग जॉन अब्राहम एंड नाना पाटेकर। और ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ था उस ज़माने में। और ये गाना किसने गाया था? द ग्रेट म्यूज़िक कंपोज़र, म्यूज़िक मास्ट्रो बप्पी दा जी, जिनका हाल ही में 15 फरवरी 2022 में मुंबई में निधन हुआ है। तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये वीडियो हमने बनाया है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रही है, और बप्पी दा के जीवन के बारे में और संगीत के बारे में बहुत सारी दिलचस्प जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली, तो स्टे ट्यून। तो ये गाना टैक्सी नंबर 9211 में बप्पी दा ने गाया था। हालांकि इस म्यूज़िक इस फिल्म के, ये फिल्म भी अच्छी खासी चली, गाने भी सब सुपर डुपर हिट हुए। और इस फिल्म का जो म्यूज़िक डायरेक्टर था मेन, वो थे विशाल शेखर। तब नए थे, विशाल शेखर थे। और फिर भी बप्पी दा ने, जो कि खुद लेजेंडरी कंपोज़र है, उन्होंने उस फिल्म में गाया। तो ये बप्पी दा की कितनी बड़ी बात है। ये खुद एक म्यूज़िक डायरेक्टर होकर, एक म्यूज़िक कंपोज़र होकर, और सिर्फ म्यूज़िक कंपोज़र ना होना, एक सुपर डुपर हिट म्यूज़िक मास्टर होना, और जिनका इतने साल का अनुभव है, जिन्होंने किशोर कुमार जी के साथ काम किया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, एस डी बर्मन, आर डी बर्मन जी के साथ काम किया। वे सिंगर इन नए म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ उनके गानों के लिए गाए, और वो गाना भी सुपर डुपर हिट हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये हर कोई कंपोज़र नहीं कर सकता। ये दिस इज़ वन एंड ओनली बप्पी दा, बप्पी लहरी, उन्होंने ये करके दिखाया है। और यही ट्रेंड विशाल शेखर में जो विशाल है, विशाल ददलानी, वे भी वो फॉलो कर रहे हैं। वे खुद एक म्यूज़िक कंपोज़र होने के बावजूद भी वे दूसरे कंपोज़रों के गानों में भी गाते हैं, गानों में भी वो गा देते हैं। ऐसा उनमें वो ईगो नहीं आता है। तो ये गुण उन्होंने मेरे ख्याल से बप्पी दा से लिया ही होगा, ऐसा मैं कहता हूँ। उसके बाद डर्टी पिक्चर आया था, वो भी सुपर डुपर हिट हुआ था। विद्या बालन जी ने उसमें स्टार किया था, वो भी सुपर डुपर हिट था। नसरुद्दीन शाह उसमें थे लीड रोल में। उसमें भी ओ लाला ओ लाला, ओ लाला ओ लाला, तू मेरी फैंटेसी। तो ये गाना सिर्फ बप्पी दा का एक स्पेशल वॉइस क्वालिटी है, बप्पी दा की। उस स्पेशल वॉइस क्वालिटी के कारण ही ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ। और मेरे ख्याल से उसके आगे वो 5-6 साल आगे वो गाना बजता ही रहा, सुपर डुपर हिट हुआ। आज भी किधर किधर वो गाना बजता है। और यही गाना बप्पी दा का एक पुराना सॉन्ग है, उई अम्मा न न न न न न, मुश्किल ये क्या हो गई, गोरे बदन से बिजली गिरी तो आड़ी हवा हो गई। इस गाने का ही, इस गाने की उसमें एक छाप है इस गाने में भी। लेकिन ये दोनों गाने सुपर डुपर हिट है, ऐसा कह नहीं सकते कि ये कॉपी है। और राग सेम होता है, सुर 12 ही होते हैं, वही ताल होते हैं, और उसमें ही कंपोज़र को कुछ नया नया निकालना पड़ता है। और ऐसा होकर भी हमारा बॉलीवुड का जो फिल्म है, फिल्म म्यूज़िक है, सिर्फ बॉलीवुड का नहीं, जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज़ है उसमें भी जितना फिल्म म्यूज़िक है, उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हमें सुनने को मिलती है। तरह तरह प्रकार के गाने आपको सुनाई पड़ते हैं। उसमें रैप है, जैज़ है, आर&बी है, सोल है, फंक है, क्लासिकल है, हिंदुस्तानी क्लासिकल, कर्नाटक क्लासिकल, पंजाबी, भांगड़ा, ऐसे इतने सारे जॉनरा है हमें सुनने को मिलते हैं कि आप दर्शकों ने, आप श्रोताओं ने अपने आप को भाग्यवान समझना चाहिए कि इतने तरह के गीत आपको सुनने में मिलते हैं, उसका लुत्फ़ उठाने का आपको मौका मिलता है। ये अमेरिका इधर-उधर नहीं है ऐसा। उनके गाने भी आप सुनेंगे तो वो बात नहीं है उसमें। हालाँकि वे भी म्यूज़िक बहुत बढ़िया है। साउंड में वो नए-नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। हार्डवेयर, म्यूज़िक का जो हार्डवेयर है, उसमें वो नए-नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इसलिए उन्होंने सिंथेसाइज़र बनाए, ड्रम मशीन्स बनाए, अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स बनाए, डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन। तो ये भी कम चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये सब
पाश्चात्य जगत की ही दुनिया को देन है, और उसी का लाभ हमारे यहाँ के कंपोज़र ने उठाया, जिसमें ए आर रहमान हो, अनु मलिक साहब हो, हिमेश रेशमिया साहब हो, बप्पी लहरी साहब हो, आर डी बर्मन। तो हार्डवेयर उनका है और सॉफ्टवेयर हमारा है, मतलब शरीर उनका है, आत्मा हमारी। तो हमें बहुत सारे प्रकार के म्यूज़िक सुनने को मिलते हैं यहाँ इंडिया में, और उसका आनंद हम उठाते हैं, और उसमें हमारे व्यक्तित्व का भी विकास होने में उसका कुछ हिस्सा होता है। तो ये बात कर रहा था कि बप्पी दा को कोई ईगो था ही नहीं। डिस्पाइट बीइंग अ वेरी renowned composer, he sang for other composers too. This is the sign of his egolessness. Okay, he was also called as golden man of India, क्योंकि कभी भी जिधर भी जाते थे वो शरीर पर सोने के बहुत सारे गहने पहनते थे, और उसके बारे में उनको उन्होंने कहा था कि ये क्या है, ये कोई तांत्रिक प्रैक्टिस है क्या, ये जो दुर्गा माँ का कुछ, ये तंत्र का कुछ हो सकता है, मालूम नहीं। उनकी मौत हो गई स्लीप अपनिया की वजह से, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया। तो ये क्या होता है कि नींद में आदमी के सांस रुक जाती है और मर जाता है वो। हालांकि उसका हृदय अच्छा होता है, किडनी अच्छी होती है, लिवर अच्छा, सब अच्छा होता है, सब अच्छा होता है, लेकिन सांसें रुकने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और सांसें किसी भी चीज़ के कारण रुक सकती है, जिसमें कि है कफ, सादा सर्दी का कफ, उससे भी हो सकता है। ओके, बहुत खाना खाया रात को, मैं आपके मेरे चैनल के दर्शकों को मैं बताता हूँ, कुछ टिप्स बताता हूँ। आपने बहुत खाना खाया रात को, तो ऐसे वक्त अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, 50-60 के ऊपर है, तो आपको ये हो सकता है, स्लीप अपनिया का बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बच के रहना कि बहुत ज़्यादा खाना खाया तो फिर एक स्टमक जो होता है और हमारा जो लंग होता है उसके बीच एक पर्दा होता है, तो उसके ऊपर दबाव आता है, तो उससे भी सांसें रुक सकती है। ओके, ज़्यादा खाना अगर बहुत खाया हो तो फिर खाना खाने में और सोने में 2 और 3 घंटे का गैप होना ही चाहिए। ये स्लीप अपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया का ये जो तकलीफ़ किसको होती है, जो खाना खाने के बाद 5 मिनट नहीं हुए, 10 मिनट नहीं हुए, कुछ चले फिरे नहीं, लगे सो गए, ऐसे लोगों को ये हो सकता है। तो और आयुर्वेद के डॉक्टर, नेचुरोपैथी के डॉक्टर, मुझे भी नेचुरोपैथी का बहुत इंटरेस्ट है। मैंने बहुत सारे नेचुरोपैथी के टिप्स भी आपको इसके पहले मेरे चैनल पे बताया है कि ये नेचुरोपैथ हमेशा आपको कहते रहते हैं कि भैया हमेशा खाने के बाद लगेज सोने को मत भागो, थोड़ा चलो, मराठी में जिसे कहते हैं शतपावली करा, 100 कदम चलने चाहिए, 100 कदम चलना चाहिए। या फिर आपके एक राउंड मार के आइए बाहर से, या फिर आपका घर में ही थोड़ा राउंड मारिए, बालकनी में राउंड मारिए, टेरेस पे राउंड मारिए, घर बड़ा हो छोटा हो, घर पे ही राउंड मारिए, लेकिन सोए मत, लगे सोए मत, लगे आड़े मत हुए ज़मीन को। वो खाना नीचे उतरने तो दो, नीचे उतरने के लिए 2 डेढ़ 2 घंटे लगते हैं उसको, तो उतना जाने दो ना। तो इसलिए कहा गया है कि 2 घंटे का गैप दो, खाना पूरा नीचे उतरने दो, उसके बाद सोएंगे तो आपको एसिडिटी की तकलीफ भी नहीं होगी। रात को कुछ लोग उठ जाते हैं डर के मारे, एसिडिटी बढ़ गई होती है, हाथों को झिनझिनाहट आती है, दिल धड़ धड़ करता है, उल्टियाँ करते हैं रात को बाथरूम में जा जाके। ये क्यों होता है? यही कारण, आपने गैप रखा नहीं, लगे सो गए, तो खाना सब ऊपर की तरफ आ जाता है, आधा आधा पचा खाना होता है, तो इससे स्लिप अपने भी हो सकता है। और इसका एक उदाहरण देखा है हमने सेलिब्रिटी के रूप में, बप्पी दा, आलोकेश लाहिरी साहब। तो सब ने बचना चाहिए स्लिप अपनिया के बारे में। और बप्पी दा के गाने के बारे में कहना चाहता हूँ कि बप्पी दा एज अ म्यूज़िक कंपोज़र जितने इंडिया में फेमस नहीं थे, उससे ज़्यादा वो विदेशों में ज़्यादा फेमस थे। और हमारे इंडियन लोगों का एक होता है कभी कभी कि एक गाना कॉपी किया, 2 गाना कॉपी किया, नहीं किया तो हम लगे लोगों को बाइकआउट करना शुरू कर देते हैं। अरे भैया ऐसा नहीं होता है, संगीत में होता ही नहीं ऐसा, क्योंकि संगीत में इंस्पिरेशन चलते आ रहा है, इंस्पिरेशन से ही संगीत आगे बढ़ता है। इंस्पिरेशन संगीत के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। हाँ, पूरी का पूरा गाना कॉपी किया है, वैसा ही जेरोक्स मार दिया है, तो वहाँ पे आप टीका कर सकते हैं, लेकिन इंस्पायर हुआ है कोई तो उसको बाइकआउट नहीं करना चाहिए। यही बप्पी दा के बारे में हुआ, उनको इंडस्ट्री ने बाइकआउट कर दिया, एक समय आया। तो इसलिए और ऐसे बहुत सारे वर्ड हिट वो दे सकते थे, जैसे कि जिम्मी जिम्मी आजा आजा,
डिस्को डांसर के गाने, गोरों के नकालों की दुनिया है दिल वालों की, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, थानेदार, तम्मा तम्मा लोग। तो ये इतने ज़बरदस्त गाने उन्होंने देने के बावजूद जो पूरे विश्व में हिट है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, दर्शकों को मालूम नहीं होगा, आपको आपको यही मालूम होगा कि राज कपूर के गाने, उसकी फिल्में विदेशों में बहुत हिट है। और लोग राज कपूर का देश, हुँ? राज कपूर के गीत के ऐसा देखते हैं इंडिया की तरफ, इंडिया को उसी के लिए पहचानते हैं। ये गलत है, ये मीडिया ने आपको गलत बताया आज तक। विश्व में इंडिया फिल्म इंडस्ट्री के जो कोई फेमस है सबसे ज़्यादा गाने, वो है बप्पी दा के गाने, खास करके डिस्को डांसर के गाने, जो आज भी पूर्व यूरोप के जो कंट्रीज़ है, जैसे कि बेलारूस, एस्टोनिया, यूक्रेन, हुँ? जिसका अभी रशिया के साथ मसले हो रहे हैं। प्रार्थना करो कि साला वो हो मत, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो क्या हो सकता है, बाप रे! सोचना ही मत। विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, इसके लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। और अगर संगीत जोड़ता है, बप्पी दा के ये गाने अगर जोड़ते हैं सभी कंट्रीज़ को जो अभी युद्ध की स्थिति में है, तो इससे अच्छी बड़ी बात क्या होगी। क्योंकि बप्पी दा के जो डिस्को डांसर के गाने वहाँ की संस्कृति का एक अंग है। वहाँ के हर डिस्को में वो 83 से बजते हैं। इस पर लाखों लोगों ने गाया है वहाँ की भाषा में। वो गाने ट्रांसलेट करके, रिमिक्स करके आज भी लोग यूट्यूब पर डालते रहते हैं, और उसको भी मिलियन मिलियन में व्यूज़ मिलते हैं। वो गाने आज भी हिट है उधर, वो जो रीजन है। सोवियत संघ के जितने भी देश थे, तो उस समय जब डिस्को डांसर फिल्म इतनी तूफान हिट हुई, इतनी तूफान हिट हुई, बाप रे, पूछो मत। एक सांस्कृतिक आंदोलन चला। और मैं तो ऐसा भी कहता हूँ कि सोवियत का जो विघटन हुआ, सोवियत रशिया का, उसमें साला ये जो डिस्को डांसर ने जो क्रांति की थी, उसका भी हाथ हो सकता है, ऐसा मैं कभी कभी कहता हूँ। बहुत ज़बरदस्त माहौल क्रिएट हुआ था। डिस्को डांसर फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी वहाँ, वहाँ के गाने सुपर डुपर हिट हुए थे। और वो वेस्टर्न म्यूज़िक, वेस्टर्न लिसनर को अपील करेंगे, ऐसे उसमें बीट्स थे। डिस्को लाया था ना, तो लोगों को ये भी लगता था साला इतने ज़बरदस्त डिस्को नंबर्स ये इंडिया से कैसे आ सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल कंपोजिशन थी। क्योंकि तब तक वेस्टर्न म्यूज़िक तो जो था, ब्रिटिश और अमेरिकन म्यूज़िक में एक रिपीटेशन आ गया था। लोग वही वही सुन सुन के पक गए थे। कुछ राग अलग नहीं, कुछ कुछ नहीं, वही ताल, सब पक गए थे। और तब पूर्व का एक राष्ट्र इंडिया विकसनशील, वहाँ से कुछ ऐसे कंपोजिशंस आना, इतने ज़बरदस्त गाने हैं और ऐसी फिल्म, तो ये सब माइंड ब्लोइंग था। तो उस फिल्म के वजह से मिथुन दा और बप्पी दा इतने तूफान हिट हुए वहाँ पे, तो लोग उनको गॉड मानने लग गए। और मिथुन दा की हैसियत जो है, रशिया और यूक्रेन, बेलारूस, वहाँ के लोगों को पूछो। आज भी, अभी पिछली बार गए थे मिथुन दा रशिया में, तो वहाँ के खास मिलिट्री बुलानी पड़ी लोगों को, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि लोग दीवाने, मिथुन को देखने के लिए दीवाने थे। अभी एक फ़िल्म आई थी सलमान खान के साथ मिथुन दा की, तो उसमें भी रशिया में शूटिंग हुई थी और लोग भागे दौड़े आ रहे थे, लाखों लोगों का जमावड़ा आ रहा था। सलमान खान को लग रहा उसको देखने के लिए आए आए हो गए, लेकिन वो मिथुन से मिलने आए थे लोग। ये मिथुन उतने हिट है उधर, कारण डिस्को डांसर। मिथुन इतने हिट है, वहाँ के एम्बेसडर बन सकते हैं, वहाँ के एमएलए बन सकते हैं, या वहाँ की संसद, उनको वहाँ का जो भारत रत्न है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वहाँ का, रशिया का जो कुछ होगा वो भी मिल सकता है। वहाँ इतने हिट है। और बप्पी दा के बारे में क्या कहूँ, कि यूक्रेन, रशिया, बेलारूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ऐसे बहुत सारे ट्रैवलर इंडिया में आते हैं, मुंबई में आते हैं, तो एम्बेसी से पूछते, भैया इधर मिथुन चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं, या फिर बप्पी लहरी कहाँ रहते हैं। और उनके उनको मिले बगैर नहीं जाते उनके देश में। और ऐसा भी कह सकते हैं आप, सिर्फ मिथुन को मिलने के लिए, मिथुन मिथुन दा से मिलने के लिए, बप्पी दा को देखने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए लोग वहाँ से आते हैं, यूक्रेन से, रशिया से, उनको लेजेंडरी कंपोज़र से मिलना चाहते हुए। तो उनको मिलते हैं, उनके साथ फ़ोटो खींचते हैं, पैर छूते हैं,
उनकी तरह से वो आदर सम्मान प्रकट करते हैं। ऐसा ही ऐसी बात है, ऐसी बात थी बप्पी दा के बारे में। इंडिया में हमने उनको बायकॉट कर दिया था कुछ सालों के लिए, साला गाने कॉपी करता है, लेकिन विश्व में उनकी क्या इज्जत थी। ऐसी इज्जत किसी को नहीं मिली इंडस्ट्री में। जो इज्जत बप्पी दा को और मिथुन दा को ये कंट्रीज दे रहे हैं, उतनी इज्जत किसी और को नहीं मिल रही है। और ऐसा कहेंगे, रशिया से हम जुड़े हुए हैं, भारत और रशिया के लोग जुड़े हुए, एक दूसरे से दिल जुड़े हुए लोगों के। तो उसमें ये जो फिल्म थे, हमारा जो सांस्कृतिक का आदान प्रदान है, और जिसमें ये डिस्को डांसर फिल्म और उसके गाने, उन्होंने भी एक अच्छा पॉजिटिव रोल अदा किया है, ऐसा हमको कहना पड़ता है। इज़न्ट दैट अमेजिंग? जस्ट बप्पी दा को मिलने के लिए विदेशों से लोग आते हैं, मिलते हैं और चले जाते हैं, ऐसी बड़ी बात थी। और उनके गाने भी आप सुने, उनका जो म्यूज़िक था वो समय के बहुत आगे था। उनकी जो रिकॉर्डिंग की टेक्नोलॉजी उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, वो समय के बहुत आगे थी। उन्होंने जो बिट्स इंट्रोड्यूस किए, और इंडिया में डिस्को इंट्रोड्यूस जो किया, 1 बिट का डिस्को होता है, ठक 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 ठक, तो वह बप्पी दा ने इंट्रोड्यूस किया। तब लंदन में प्रयोग हो ही रहे थे डिस्को के बारे में, नया नया ही था डिस्को, तब वह इंडिया में लॉन्च किया। और सिंथेसाइज साउंड बप्पी दा ने इंट्रोड्यूस किए। और डिस्को डांसर के गाने आपको तो मालूम है। और डिस्को डांसर के गाने के बारे में मैं एक आपको मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि डिस्को डांसर के गाने आज भी जब मैं सुनता हूँ तो एक सुगंध सी आती है मुझे। ये क्या फेनोमेना में मुझे मालूम नहीं, जब भी सुनता हूँ एक सुगंध सी महसूस होती है। उसके फ्रीक्वेंसी में कोई जादू है, उसमें जो सिंथेसाइज्ड साउंड, एफएम सिंथेसाइज्ड साउंड वगैरह जो कुछ क्या है मालूम नहीं, लेकिन वो गाने जब भी मैं सुनता हूँ तो मुझे सुगंध आती है। ये क्या फेनोमेनन है? प्रेक्षकों को, ये वीडियो देखने वाले को किसी को मालूम हो ये क्या फेनोमेनन है तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करो कि क्या फेनोमेनन है। मैं भी खुद इस पे ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ कि ये क्या फेनोमेनन है, कि डिस्को डांसर के गाने सुनता हूँ तो लोग आनंदित होते हैं, मैं भी आनंदित होता हूँ। लेकिन एक स्वर्गीय सुगंध, अलग ही सुगंध आ जाती है। सब गाने, गुरु के नकालों की, कोई भी, सब पूरे सब गाने में। और डिस्को डांसर का ये जो गाना है, गोरों की ना कालों की दुनिया है दिल वालों की, तो यह गाना अपेरेंटली दिखता है कि माइकल जैक्सन ने भी कॉपी किया है। आज तक क्या आरोप होते थे कि बप्पी लहरी गाने चुराते थे, लेकिन माइकल जैक्सन ने खुद, माइकल जैक्सन के भी बहुत सारे गानों से इंस्पायर होकर बप्पी दा ने ट्रैक बनाए, हम वो नकारते नहीं है कि, लेकिन ब्लैक और वाइट जो एल्बम था उसके आप गानों के लिरिक्स पढ़िए तो ऐसा लगता है वह गाना कहीं ना कहीं डिस्को डांसर फिल्म की जो गाना था, गोरों की ना कालों की दुनिया है दिल वालों की, इसी से कॉपी किया है। उल्टा बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कि वेस्टर्न गाने हैं, वेस्टर्न कंपोज़र है उसके हम कॉपी करते हैं। वेस्टर्नर्स भी है, म्यूजिशियंस, राइटर्स, वह भी यहाँ से कल्पनाएँ लेते हैं। और मैंने कहा इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, ये आदान प्रदान होना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए, पॉजिटिव होता है इसमें, इसमें कुछ अच्छा बाहर निकलता है। तो गोरों की ना कालों की दुनिया है दिल वालों की, यह गाना अफ्रीका में आज भी हिट है। हर बच्चे बच्चे को ये मुँह ज़बानी याद है। अफ्रीका के जो देश है, नाइजीरिया, नाइजर, चाड, घाना, लीबिया, ट्यूनीशिया, जिम्बाब्वे, ऐसे जो देश है, मादागास्कर, तो यहाँ पे ये गाना तूफ़ान तूफ़ान है, क्योंकि उनको वो रिलेट हुआ, क्योंकि ये वर्ण भेद के विरुद्ध गाना था। ये दुनिया ना गोरों की है ना कालों की है, लेकिन जिसके पास दिल है अच्छा, उसी की ये दुनिया है। यह पॉजिटिव संदेश उस गीत में था, इसके लिए वो गाना वहाँ पे सुपरहिट हुआ। वहाँ के कृष्ण वर्णियों को, हमारे भाइयों को वो गाना दिल को छू लिया, तो वो गाना बहुत हिट हुआ। और आप यूट्यूब पर सर्च मारिए ये गाना, सोवियत, पूर्व सोवियत में जो कंट्रीज़ थे तो वहाँ भी बहुत हिट है।
जैसे कि ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, इसमें भी आप यूट्यूब पर सर्च मारिए तो यहाँ वहाँ के लोग आज भी गाते हैं ये गाना, गोरों की ना कालों की दुनिया है दिल वालों की। तो ऐसे महान महान नंबर्स, महान महान कंपोजिशंस बप्पी दा ने दिए। और जो पुराने टाइप का म्यूज़िक था, मेलोडियस, उस टाइप के भी बहुत सारे गाने बप्पी दा ने बनाए हैं। यशुदास जी के साथ गाने बनाए हैं, माना हो तुम बेहद हंसी है रा रे रा, ये गाना था। उसके बाद किशोरदा के साथ चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा, भी बप्पी दा ही अलविदा कर गए। तो इतना ज़बरदस्त गाना किसका है? बप्पी लहरी जी का कंपोजिशन है। उसके बाद आपको क्या बोलूँ, दिल में हो तुम आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे जाए रारी 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 रा, ये गाना है। ये किशोर कुमार, लेजेंडरी गाना है किशोर कुमार साहब का। ये भी बप्पी दा का ही कंपोजिशन है। ये ओरिजिनल जो था, ये बंगाली चिरोदिनी तुम्ही जे अमार, চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমার, রারি 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 রা, আমি আসে হে হে সেই যে তোমার, রারি 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 রারু, সঙ্গী রু রু রু, সঙ্গী রু রু রু, আমরা ओमर सॉन्गी, ये ओरिजिनल गाना था। बंगाल में ये बहुत हिट गाना है, वहाँ की संस्कृति का ये भाग है। वह गाना भी कंपोजिशन किया था हमारे आलोकेश लहरी साहब ने, यानी बप्पी लहरी साहब ने, और वह गाया भी किशोर कुमार साहब ने था। किशोर कुमार मामा लगते थे। और इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में जजिंग किया है बप्पी लहरी साहब ने। सिंगिंग शो होती, रियलिटी शो, तो उसमें कई बार ये जिक्र किया कि किशोर कुमार मामा लगते थे। और ये सच बात है, ऐसे नहीं कि लोग कुछ जानबूझकर नाता जोड़ते, वैसे नहीं, वाकई में वो मामा लगते थे किशोर कुमार बप्पी दा। उन्होंने वो बहुत बार कहा है, और बप्पी दा ने ये भी बहुत बार कहा है, हमने देखा होगा रियलिटी शो में, कि उनके मामा की याद उनको आ गई और रो पड़ते थे। ऐसे बहुत सारे एपिसोड में, हर कॉम्पिटिटिव शो में हमने देखा होगा। ये बात सच है कि किशोर कुमार साहब कि जब भी वो याद करते थे वो भावुक हो जाते थे बहुत। और उन्होंने क्या जजिंग की थी, और हमने सब ने सुनी है। और वह जैसे जजिंग करते थे, जैसे जजमेंट देते थे, और उस गायक को जैसा फीडबैक देते थे, वैसा फीडबैक कोई नहीं दे पाता था। और जितने बारीकी से वो सुनते थे हर गायक को, यह भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो यह हमने सब ने, दुनिया ने देखा है, उनकी जजिंग बहुत ज़बरदस्त थी। उसके बाद मैं आपको क्या करने जा रहा था, तो संगीत का इतना बड़ा ज्ञानी आदमी आज हमारे बीच नहीं रहा। इसके लिए हम सब स्तब्ध है, ऐसा कह सकते हैं कि इतने सारे लोगों के साथ उन्होंने काम किया। लता मंगेशकर साहब, लता मंगेशकर जो थी मैडम, लता मंगेशकर द लेजेंडरी, उनका भी अभी दुखद निधन हुआ। तो उन्होंने भी बप्पी दा के लिए बहुत आशीर्वाद दिए थे कि ये बच्चा बहुत आगे जाएगा, क्योंकि वो बचपन से उनको जानते थे। लता मंगेशकर लेजेंडरी सिंगर जो थे, वो बचपन से बप्पी दा को जानते थे, और तभी उन्होंने ताड़ लिया था कि ये बहुत आगे जाएगा, संगीत में बहुत बड़ा नाम करेगा। तो मैं आप सबको यही कहना चाह रहा था कि बप्पी दा के गाने आप सुनते रहिए। मैं बलवान एक फिल्म थी मिथुन दा की, उसके भी गाने आप सुनते रहिए। समय के बहुत आगे, पहले रॉक एंड रोल टन टन टन, फिर आया ट्विस्ट टन टन टन, फिर आया डिस्को, फिर ब्रेक डांस, ये गाना था। सांभरी फिल्म है, उसके गाने सुनो। फिर उसके बाद इल्ज़ाम के गाने सुनो। आई एम अ स्ट्रीट डांसर टन टन टन,
आई एम स्ट्रीट डांसर, टन 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 टन, आता हूँ जाता हूँ राहों में, मैं गीत गाता हूँ, पम पम पड़म। ये गाना है। बहुत सारे ज़बरदस्त ज़बरदस्त म्यूज़िक है। और हम कहते कि हम ए आर रहमान की म्यूज़िक सुनकर लोगों को एक सुखद धक्का लगा, अरे क्या म्यूज़िक है, डिवाइन, अलग ही है, अलग ही साउंड है, अलग ऑर्केस्ट्रेशन है। लेकिन वो तो है, उसमें कुछ दो राय नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आश्चर्यचकित बप्पी दा ने किया था उस ज़माने में। उन्होंने भी एक अलग ही साउंड दिया था इंडस्ट्री को। उन्होंने अलग ही साउंड दिया था, अलग ही एक्सपेरिमेंट किया था साउंड के साथ। तो वह भी एक सुखद धक्का था लिसनर्स के लिए, संगीत के चाहने वालों के लिए। तो वो बप्पी लहरी ने भी किया था, लेकिन बाद में उनके ऊपर आरोप होने लग गए, ये कॉपी करते हैं। तो इसके वजह से आदमी थोड़ा डिप्रेस होते जाता है और के टैलेंट पर बुरा असर पड़ता है। कुछ कुछ लोगों के बुरा असर पड़ता है, उनका काम बिगड़ जाता है। और कुछ कुछ लोगों का पॉजिटिव असर होता है कि उनके ऊपर टीका करो, क्रिटिसाइज़ करो तो वो और अच्छा काम करते हैं, और त्वेष के साथ टूट पड़ते हैं और ज़बरदस्त कंपोजिशन करते हैं। वैसा नहीं हो पाया, ऐसा हमको कहना पड़ता है। जैसे कि और एक गाना था, सांवली सलोनी तेरी झील सी आंखें, इनमें ना जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल। ये इतना मेलोडियस सॉन्ग, कमल सदाना हीरो था कोई, ये हिमानी शिवपुरी या कोई तो एक्ट्रेस थी, उनके ऊपर ये फिल्माया गया था। एकदम मेलोडियस सॉन्ग था, ये भी बप्पी लहरी जी ने कंपोज किया था। और फिल्म चली न चली किसी को वो याद नहीं, लेकिन ये गाना सबको याद है, अरे हाँ ये ऐसा गाना था। कुमार सानू ने उनकी खास नेज़ल टाइप टोन में वो गाना गाया, वो सुपर डुपर हिट हुआ था। और वह गाना पाकिस्तान में भी कॉपी हुआ, कि पाकिस्तान की मीडिया बोलती रहती कि ये बॉलीवुड वाले साले पाकिस्तान के बहुत सारे गाने कॉपी करते हैं। लेकिन एक उल्टा भी बहुत होता है। ये सावली सलोनी, ये गाना पाकिस्तान में भी कॉपी हुआ है, वहाँ के लोगों ने कॉपी किया होगा। कि अच्छी संगीत है ना, उसकी पहचान होनी चाहिए लोगों को, और हो जाती है, जिसको हो जाती है वो ग्रैब कर लेता है। तो इतना वो ज़बरदस्त कंपोजिशन था, एक एक गाने यार। और हमारे म्यूज़िक मास्टर अनदर जो है ए आर रहमान साहब, तो उनके साथ भी अच्छी ट्यूनिंग थी बप्पी दा साहब की। हालांकि बप्पी दा साहब ने एक बार कहा था कि ए आर रहमान का म्यूज़िक उनको थोड़ा सा अलग लगता है। ज़्यादा भाष्य नहीं किया उन्होंने, उनको सिर्फ पूछा क्या किस तरह का म्यूज़िक क्या लगता है ए आर रहमान का म्यूज़िक सुनकर आपको। तो बहुत बड़ी आदमी, बप्पी लहरी कोई छोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा। आपको कहा ना कि पूरे विश्व में उसके उनके गाने सुने जाते हैं आज भी। उनको मिलने के लिए दूर दूर देश से सिर्फ लोग आते हैं, सिर्फ उनको मिलने के लिए, और चले जाते। तो उन्होंने कहा था रहमान कहाँ थोड़ा सा अलग है, ऐसा कहा था। ए आर रहमान जी के साथ भी उन्होंने गाना गाया, गुरु फिल्म थी, गुरु गुरु, अभिषेक बच्चन स्टारर, ऐश्वर्या। और उन्होंने एक गाना था, जोड़ जोड़ जोड़िया, बोलो गुरु, बोलो होगा क्या, बोलो होगा क्या, ऐसे एक आइटम सॉन्ग, एक जंगल, कोई जंगल की सिचुएशन हो गया, ऐसा कुछ तो एक सॉन्ग था। बप्पी लहर ने इतना ज़बरदस्त निभाया ना सॉन्ग, इतना ज़बरदस्त निभाया है। और मुझे तो लगता है ए आर रहमान साहब को कुछ बताना नहीं पड़ रहा होगा बप्पी लहर साहब को कि ऐसा गाओ वैसा गाओ। बप्पी लहर ने वो निभा दिया है गाना, जो एक्सप्रेशन लाने थे, जो साउंड निकालने थे मुंह में, जैसा मूड क्रिएट करना था वैसा मूड क्रिएट कर दिया बप्पी लहरी साहब ने। ज़बरदस्त गाने, आप सुनो, एक कुछ अलग सुनने का आपको अगर मूड है, आजकल के जो गाने बकवास सुन सुन कर अगर पक गए हो गए, तो वो गुरु फिल्म में ए आर रहमान साहब ने कंपोजिशन की थी, मणिरत्नम साहब ने डायरेक्ट की थी। उसमें बोलो होगा क्या, बोलो गुरु, यमो यमो यमोले, ऐसा कोई ट्राइबल सॉन्ग है कोई। तो वो सुनो, आपको एक अलग साउंड सुनने का मज़ा मिलेगा, और एक मास्टरपीस सुनने का आपको मज़ा मिलेगा। तो वो अवश्य सुनिए। तो ऐसा वर्सेटाइल सिंगर और वर्सेटाइल कंपोज़र हमारे में नहीं रहा आज। तो हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और आने वाली सदियों तक उनके गाने सुनते रहेंगे संगीत के चाहने वाले। उनकी अभी उनका बेटा है
बप्पा लहरी, जो अमेरिका में रहता है, वो भी एक अच्छा कंपोज़र है। उसके भी कुछ गाने गाने अभी बीच में सुने थे मैंने, अच्छा कंपोजिशन है। बात है तेनू ले के जाना अरे रा शक न ऐसा कुछ तो उसका जो उसकी जो बिट प्रोग्रामिंग की है ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त है। और मैं तो मुझे लगता है वो प्रोग्रामिंग नहीं है, वो सीक्वेंस्ड बिट नहीं है, वो लाइव बजाया है, लाइव इलेक्ट्रॉनिक ड्रम्स के साथ वो बजा के लाइव उसको कैप्चर किया गया है, ऐसा उसमें वो लगता है। वैसे मीटर पे नहीं बजता है, कुछ आगे पीछे होते बीट, लेकिन उसमें मज़ा आती सुनने को, जो स्विंग आता है ना, तो वैसा वो गाना है बप्पा लहरी का, अच्छी कंपोजिशन है। तो बप्पा लहरी को भी अच्छा स्कोप है बॉलीवुड म्यूज़िक इंडस्ट्री में। तो बप्पा लहरी ने भी बहुत आगे आना चाहिए और लोगों को सुनाना चाहिए, क्योंकि उनको वो खानदान से चला आ रहा म्यूज़िक है। तो वह जो परंपरा है बप्पा लहरी ने आगे बढ़ानी चाहिए। और इसी के साथ इस वीडियो को हम विराम तो नहीं देना चाहते, बोलने जैसे बहुत बात है, तो और कुछ वीडियो बनाएंगे हम, उस पर हम आपको वो किस्से सुनाते जाएंगे। और मुझे लगता है कि मैंने एक दो वीडियो में जो कुछ सुनाया है पप्पी लहरी साहब के बारे में, वो कभी अभी आपको न्यूज़ में नहीं सुनने को मिल रहा है। ये मुझे पहले से मालूम है, क्योंकि पहले से मैं फॉलो करता हूँ। एक बात बताता हूँ मैं कि पप्पी लहरी ने बहुत जनों को चांस भी दिया है इंडस्ट्री में। अलीशा चिनॉय है, उसको भी चांस दिया था, इंट्रोड्यूस किया था, वो अच्छी गायिका बनी। अनजान लिरिक्स थे, अनजान नाम के, उनको भी चांस दिया था, वो भी बहुत बड़ा उनका नाम हुआ। नंदू भेंडे को चांस दिया, वो भी आ गया है। अक्षय कुमार, द सुपरस्टार अक्षय कुमार, इनको जब वो स्ट्रगल के दिन थे, थाईलैंड से, बैंकॉक से आए थे इंडिया में, जो स्ट्रगल कर रहे थे, तब उनको पप्पी लहरी साहब ने सपोर्ट किया था। पप्पी लहरी साहब ने सपोर्ट किया था, अक्षय कुमार को रिकमेंड किया था, डायरेक्टर लोगों से मिलाया था, प्रोड्यूसर लोगों से मिलाया, नया बंदा है, डैशिंग है, कुछ फाइटिंग बीटिंग की फिल्म हो, ऐसा पप्पी लहरी जी के रिकमेंडेशन के कारण या कुछ भी, ऐसा हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते वीडियो पर, अक्षय कुमार जी को चांस मिला। और आज अक्षय कुमार कितने बड़े सुपरस्टार है, आप सबको मालूम है, कितने करोड़ों की उनकी संपत्ति है। तो ऐसा होता है, आपके पास टैलेंट हो, स्ट्रगल हो, उसके साथ लक हो, और उसके साथ किसी का रिकमेंडेशन मिल जाए, तो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है अक्षय कुमार। ओके, तो ये विषय थोड़ा सा अलग है, इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में कभी बात करेंगे। फ़िलहाल हम इस वीडियो को यहाँ पे विराम देंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसे लगा वो तो बताइए। और इस वीडियो से रिलेटेड जो कुछ प्रश्न होगा, क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगी, शंका, लघु शंका, कुशंका, जो कुछ होगी, वो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। रिलेवेंट होगा और हमारे परव्यू में होगा जिसका उत्तर हम दे सकते हैं, तो उसका अवश्य उत्तर हम आपको देंगे। और इस वीडियो को यहाँ पे विराम देके अगले वीडियो की राह देखते रहिए। दैट वीडियो विल ऑल्सो बी गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड टिल देन, गुड बाय, गुड नाइट, शब खैर।